अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम सेकंड चैप्टर के तकरीबन सेकंड लास्ट टॉपिक पे थे। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा नेशनल इनकम एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एंड इसमें हमने नेशनल इनकम एंड प्रोडक्ट अकाउंट दोबारा से हमने सर्कुलर फ्लो डायग्राम देखी थी। नेशनल इनकम एंड आर प्रोडक्ट आइडेंटिटी, जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस, और ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या होती है और हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। ये डेफिनेशंस मैंने आपको देख के आने को कहा था कि करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। कोई बच्चा बताना चाहेगा? वैसे तो सामने ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई बच्चा देख के बताना चाहे कि करंट अकाउंट, मर्चेंटाइज ट्रेड अकाउंट एंड सर्विसेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है और कौन से अकाउंट्स जो उनसे वो मिला के करंट अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स शामिल हैं। और बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको एंड करने से पहले आप एक दफ़ा ये चैप्टर सारा देख के आइएगा। इस वक्त ये सामने आपने मुझे सिर्फ ये बताना है कि करंट अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट्स शामिल होते हैं। बच्चों, अगर आप में से कोई भी बच्चा नहीं बताएगा ना तो आज आप सबकी एब्सेंट मार्क होगी। मैम, गुड्स, सर्विसेज, इनकम पेमेंट्स, अनलिटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या होता है? मैम यूनिलेटरल जी ट्रांसफर में एड्स आ जाती हैं, ग्रांट्स आ जाते हैं, यस। ये वाली चीजें उसमें ऐड होती और मर्चेंडाइज ट्रेड में क्या शामिल होता है? मैम, गुड्स, फिजिकल आइटम्स, हाँ जी, अकाउंट और हैं, गुड्स विजिबल एंड आइटम। अकाउंट जो उनसे मतलब पहले आप गुड्स अकाउंट को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, सर्विसेज अकाउंट अलग से, इन दोनों को मिला के इकट्ठे भी काउंट किया जाता है। फिर इन तीनों को मिला के, या असल में इनको ज़रा ओवरलैप नहीं करना, तो ये होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में यूनिलेटरल ट्रांसफर जो होती हैं वो भी आ जाती हैं, जबकि एंड पे है वो क्या नाम है उसका, फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट्स इंक्लूड बॉन्ड, ट्रेजरी बिल, बैंक डिपॉजिट, करेंसी एंड रियल एस्टेट एजेंसी। बच्चों, अपने एक फिलहाल ऑफ कर दें। करंट अकाउंट, सर्विसेज अकाउंट और डिफरेंट अकाउंट्स का जो बैलेंस है, इनकी डेफिनेशन और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो होती हैं वो हमने देखी थी। आज हमने फिर रिवीजन करके जो कुछ पिछला कुछ पढ़ा था, हमने ट्विंस डेफिसिट को डिटेल से पढ़ना है और आज हमने इस टॉपिक को एंड करना है। ट्विन डेफिसिट क्या होता है, मैंने क्या बताया था? कोई बच्चा? बच्चों, ट्विन डेफिसिट भी आप में से किसी ना किसी को बताना पड़ेगा, वरना अदरवाइज आज बिल्कुल भी मैं आप लोगों की ना तो अटेंडेंस लगाऊंगी, बल्कि भी मुझे चाहिए कि मैं आपको एक टेस्ट दे दूँ। हाँ जी मैम, तो करंट डेफिसिट वो होता है जिसमें एक कंट्री जो है उसमें बहुत उसके करंट अकाउंट्स भी डेफिसिट में हों और जो बजट भी है वो भी डेफिसिट में हो। हाँ जी, इट इज़ अ रिलेशनशिप अमंग द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। और कौन सी इकोनॉमिक वेरिएबल है? इट इज करंट बजट, गवर्नमेंट का बजट और करंट अकाउंट डेफिसिट अगर इक्वल एग्जिस्ट करें तो हम इसे कहते हैं ट्विन डेफिसिट। लेकिन ज़ाहिर है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा को एग्जिस्ट ही करे। इस टॉपिक के अंदर हमें जो कुछ पढ़ना है उसे हम कह सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन अ कंट्रीज गवर्नमेंट बजट डेफिसिट एंड इट्स करंट अकाउंट डेफिसिट। कि कंट्री के बजट डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या रिलेशनशिप है। वंस अगेन कोई बच्चा रिवाइज करे, रिपीट करे। आज मैं आप लोगों के रोल नंबर नहीं नोट कर रही, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से जो बच्चा क्लास में पार्टिसिपेट करेगा और नहीं करेगा, मतलब जो नहीं करेगा वो तो नहीं करेगा, जो करेगा मैं उसका रोल नंबर नोट करूंगी और ये आपके सेशनल मार्क्स में ऐड होंगे। तो आप फिर वंस अगेन की बजट डेफिसिट क्या होता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू
और एक्सपेंडिचर्स का डिफरेंस। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? आपके एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का डिफरेंस। इनके रिलेशनशिप के लिए हमने सर्कुलर फ्लो डायग्राम को रिवाइज किया था। सिंपल, मोस्ट सिंपल डायग्राम में सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स को लिया था। एंड इसके बाद हमने इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐड किए थे। आपने इसमें जो सर्कुलर फ्लो डायग्राम है, इसमें हमने सिर्फ मनी का जो फ्लो है उसको इंडिकेट किया है। मनी के फ्लो के इंडिकेट में ये है कि हाउस होल्ड जब कंजप्शन करते हैं तो अपनी मनी जो होती है फर्म्स को देके उनसे गुड्स बाय करते हैं, और हाउस होल्ड जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सेल करते हैं तो फर्म जो होती है उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करते हैं। तो मनी किधर से किधर फ्लो करती है? फर्म से टुवर्ड द हाउस होल्ड। इसमें कंजम्पशन करने के बाद जो इनकम बच जाती है वो हाउस होल्ड कहाँ करते हैं? SHH हाउस होल्ड की सेविंग है जो वो बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखवा देते हैं। फर्म जो होते हैं उनके पास जो सेविंग बचती है उसे बिजनेस सेविंग कहेंगे, और वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखवा दी जाएंगी। हमारी जो सर्कुलर फ्लो डायग्राम होती है, जो हमारी नेशनल इनकम आइडेंटिटी होती है, या जो हमारा बैलेंस होता है इसमें फ्लो में, वो हमेशा क्या होता है कि जब भी आप इक्विलिब्रियम पे होंगे तो आप कहेंगे सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। कि जब भी आप नेशनल इनकम आइडेंटिटी की बैलेंस इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगी? सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसमें आप बाकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आप इनको एक्सप्लेन करेंगे कि डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, एग्रीगेट वेरिएबल्स हैं, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। मसलन जो अभी हमने सिंपल डायग्राम पढ़ी थी, इसमें कंजम्पशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे। और वंस अगेन हमने अभी क्या पढ़ा है कि हमारा ये हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन या फिर ये है कि अगर आप सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो थर्ड पे है इक्विलिब्रियम इक्वेशन। मीन हाउसहोल्ड सेविंग प्लस बिजनेस सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। और बिजनेस सेविंग और जो हाउस होल्ड सेविंग है कंबाइंड ज्वाइंटली हम क्या कहेंगे? प्राइवेट सेविंग। सो प्राइवेट सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसमें आप क्या कह सकते हैं कि ये किस चीज़ का इक्विलिब्रियम है? एक ऐसी इकोनॉमी का जिसमें गवर्नमेंट नहीं है, जिसमें फॉरेन सेक्टर नहीं है, उनकी कोई इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स नहीं है, सिर्फ हाउस होल्ड फर्म्स है। इस इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? वेयर प्राइवेट सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। उसके बाद हम सर्कुलर फ्लो डायग्राम में किस चीज़ को ऐड किया था? गवर्नमेंट को। जब हम गवर्नमेंट को ऐड करते हैं तो इसमें वंस अगेन गवर्नमेंट के एक्सपेंचर्स आते हैं, गवर्नमेंट की अर्निंग आती है। गवर्नमेंट की अर्निंग कहाँ से? टैक्सेस जो वो फर्म्स पे लगाती हैं। हाउस होल्ड टैक्सेस इसमें होंगे, या गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या हैं? उनको हम कैपिटल G से शो करते हैं। और वो इसका फ्लो टू वर्ड फर्म्स क्यों दिखाया हुआ है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए गुड फर्म से खरीदती है, तो मनी किधर को फ्लो करती है? टू वर्ड द फर्म्स। और ये है ट्रांसफर पेमेंट्स हैं जो कि हाउस होल्ड को पेंशन या जो भी मनी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है वो शो की हुई है। तो ये टैक्सेस में से अगर आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स और ट्रांसफर पेमेंट्स निकाल दें तो जो चीज़ बचेगी उसे आप गवर्नमेंट सेविंग्स कहेंगे। और हम वंस अगेन क्या कहेंगे कि एक इकॉनमी जिसमें गवर्नमेंट मौजूद है उसकी सेविंग क्या है? गवर्नमेंट सेविंग, बिजनेस सेविंग, हाउस होल्ड सेविंग। और ये तीनों सेविंग मिला के शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये गवर्नमेंट सेविंग इज इक्वल टू टैक्सेस माइनस ये ट्रांसफर पेमेंट्स है TR, और जी क्या है? गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर। ट्रांसफर पेमेंट्स वो मनी जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है हाउस होल्ड पे या मेडिकल वेलफेयर पे, ये लिखा हुआ है। इसको टैक्स रेवेन्यू भी लिखा हुआ है, TR है, लेकिन असल में ट्रांसफर पेमेंट है। यहाँ पे TR का सिंबल यूज हुआ है। अक्सर बुक्स पे ट्रांसफर पेमेंट्स का सिंबल यूज होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे मतलब क्या है कि वो वाले टैक्स रेवेन्यू जो कि आप पेमेंट इंजेक्टेड इनटू द हाउस होल्ड स्ट्रीम। ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्लूड सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स एंड रिटायर्ड वर्कर्स मेडिकल एंड वेलफेयर पेमेंट। ये वो टैक्स रेवेन्यूज हैं जो ट्रांसफर पेमेंट के तौर पे या पेंशन या किसी भी फॉर्म में गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ जाते हैं। तो गवर्नमेंट का जो टोटल टैक्स रेवेन्यू होता है उसमें से अगर ये ट्रांसफर पेमेंट या ये वाले टैक्स रेवेन्यू और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स को आप माइनस करें तो जो कुछ आपके पास बचता है उसे क्या आप कहेंगे? गवर्नमेंट की सेविंग SG। गवर्नमेंट की सेविंग अगर नेगेटिव हो, लेस देन जीरो हो, तो इसका मतलब क्या है? ये दिया हुआ है। अगर आपका पेपर पहले की तरह शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आपको, या MCQs हो तो इस तरह की चीज़ें आपको साथ साथ नोट कर लेनी चाहिए। अगर आपकी सेविंग जो सी है वो पॉजिटिव है, मोर देन जीरो है, तो इट्स मीन कि आपका बजट सरप्लस में जा रहा है। और अगर ये इक्वल हो तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। वंस अगेन अब हमारे पास इस इकोनॉमी में जिसमें कि हमने गवर्नमेंट को भी ऐड कर लिया है, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स के अलावा हमारा इक्विलिब्रियम क्या है कि हाउस होल्ड आर इक्वल टू
household saving plus business saving plus government saving should be equal to investment at the point of equilibrium. सर्कुलर फ्लो डायग्राम, इसमें अब हमने और क्या चीज़ ऐड करनी है कि ओपन इकानमी अगर हो, जैसा कि अब हम इंटरनेशनल फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स भी होंगी। इसमें जितने भी एरोज हैं ये जस्ट मनी का फ्लो शो कर रहे हैं, हम फिलहाल रियल गुड्स का फ्लो शो नहीं कर रहे। रियल गुड का अगर फ्लो होता तो यहाँ से एक एरो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ भी इधर से जाता। एनीवे, इसमें मनी का फ्लो शो करने के लिए वो गुड्स जो आप एक्सपोर्ट्स करते हैं, हम उनकी जो पेमेंट है वो हमारी तरफ आती है, इसलिए ये एरो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से हमारी फर्म्स की तरफ मूव कर रहा है, डोमेस्टिक फर्म्स की तरफ। और जो इम्पोर्ट्स की पेमेंट है चूंकि वो की जाती है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को, तो ये एरो फर्म्स की तरफ से रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को जा रहा है। अब अगर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो सी है वो हमसे एक्सपोर्ट्स कम ले रही हो और हम इम्पोर्ट्स ज़्यादा कर रहे हो, तो उनके पास कुछ मनी सेव हो जाएगी। जो मनी सेव होगी उसे हम कहेंगे फॉरेन सेविंग, और हम ये अज्यूम करते हैं कि वो फॉरेन सेविंग भी वापस हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में आ जाती है। इस सिचुएशन में जब हमने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड को भी ऐड कर लिया, तो अब हमने सारी हमारे पास चीज़ें आ गई जिससे हम कंप्लीट कर सकते हैं अपनी नेशनल इनकम आइडेंटिटी, जिसकी डेफिनेशन हमने पहले पीछे भी पढ़ी है। जीडीपी और जीएनपी का डिफरेंस पढ़ा है। जीएनपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। और एक और चीज़ जो मैंने आपसे ये कही थी कि आपने बच्चों ये थोड़ी सी हमारी मीटिंग में आगे थी डिस्टर्बेंस। एनीवे, तो हमारी जीएनपी आइडेंटिटी क्या है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। और इसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आप ये अंडरस्टैंड करें, पीछे इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी कि हम इम्पोर्ट्स को इसमें से माइनस क्यों करते हैं। इसमें अपने जीएनपी और जीडीपी की डेफिनेशन के बाद ये एक्सप्लेन करना है कि इम्पोर्ट्स एक दफ़ा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में और एक्सपोर्टेड गुड्स में इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पे काउंट हो चुकी होती है, तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। एनीवे, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स जो होती हैं आपकी इम्पोर्ट से ज़्यादा हो, तो आपका करंट अकाउंट सरप्लस में होगा, अदरवाइज आपका करंट अकाउंट जो होता है वो डेफिसिट में होगा। इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद आपकी फॉरेन सेविंग इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स होंगी। हम अब ड्राइव करते हैं फाइनली द ट्विन डेफिसिट आइडेंटिटी। वंस अगेन हम अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन की तरफ आते हैं। हमारी इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या है कि हाउसहोल्ड सेविंग प्लस बिजनेस सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग प्लस फॉरेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। इसमें अब आपकी जो हाउस होल्ड सेविंग और बिजनेस सेविंग है, इनको आप ज्वाइंटली लिख सकते हैं प्राइवेट सेविंग। तो प्राइवेट सेविंग प्लस गवर्नमेंट सेविंग प्लस फॉरेन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये भी आपकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। नेक्स्ट आप इसमें वैल्यू पुट करें डिफरेंट। मसलन ये कि गवर्नमेंट सेविंग किस चीज़ के इक्वल है, आपने पीछे पढ़ा है टैक्सेस माइनस टैक्स रेवेन्यू जो ट्रांसफर पेमेंट्स के तौर पे यूज होते हैं माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। फॉरेन सेविंग क्या है? इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। प्राइवेट सेविंग क्या है? हाउस होल्ड सेविंग प्लस बिजनेस सेविंग। इसमें प्राइवेट सेविंग को आप एस पी रहने दें, गवर्नमेंट सेविंग की जगह आप पुट करें टी माइनस टी आर माइनस टी, और आप फॉरेन सेविंग की जगह पुट करें इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स और इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वंस अगेन। अब आप इसको रीराइट करें किस तरह से कि प्राइवेट सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट। इसमें ये इन्वेस्टमेंट को आप इधर ले, इसके साथ नेगेटिव का साइन आ जाएगा। इम्पोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स, इसको अलग से आप ब्रैकेट्स में लिख लें, इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस टी आर टैक्स रेवेन्यू जो ट्रांसफर पेमेंट्स के तौर पे यूज हुए माइनस टैक्स। इसको आप राइट साइड पे लें ताकि हम इससे रिलेशनशिप देख सकें करंट अकाउंट और गवर्नमेंट बजट डेफिसिट में। ये आपका करंट अकाउंट है और का बैलेंस है, और ये आपका गवर्नमेंट के
बजट डेफिसिट या बजट सरप्लस या गवर्नमेंट के बजट का बैलेंस है। वंस अगेन अगर आप एस पी माइनस आई यानी कि सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट को इस साइड पर ही रहने दें इज इक्वल टू आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस टैक्सेस में और दूसरी तरफ आप जो करंट अकाउंट बैलेंस है उसको भी इधर ले आए। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि आपकी, या आप इस डायग्राम को देखें इवन तो भी कि अगर आपकी प्राइवेट जो भी सेविंग है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाए तो ये जो टर्म है जीरो हो जाएगी। अगर ये टर्म जीरो हो जाए तो हमारे पास जो बाकी एक्सप्रेशन बचता है वो हमें ये बताता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट सरप्लस विल बी, डेफिसिट हो या सरप्लस हो जो भी हो, इट विल बी इक्वल टू गवर्नमेंट अकाउंट डेफिसिट और सरप्लस। आपके जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और प्लस आपकी जो ट्रांसफर पेमेंट्स है उनको आप टैक्स में से माइनस करें। अगर तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है ये इस जगह पे, ये थोड़ी सी उन्होंने इक्वेशन चेंज करके लिखी, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसका मतलब क्या है कि आपके टैक्सेस कम थे, आपके एक्सपेंडिचर ज़्यादा थे। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके नीचे जो भी आपका आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा तो डेफिसिट को शो कर रहा है। इधर अगर आपकी इम्पोर्ट ज़्यादा हो और आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो तो आप इम्पोर्ट्स में से एक्सपोर्ट्स निकालेंगे तो यहाँ पे भी जो आंसर पॉजिटिव आएगा मतलब क्या है कि आपका करंट अकाउंट भी डेफिसिट में जा रहा है, आपकी इम्पोर्ट्स ज़्यादा और आपकी एक्सपोर्ट्स कम है। और ये जो डिफरेंस है ये जब एक दूसरे के इक्वल होते इसे आप कहेंगे कि देयर इज ट्विन डेफिसिट। This is a popular way of writing the twin deficit identity since it explicitly indicates two deficits. If the second expression, this imports minus exports, is positive, then the country has a current account deficit or trade deficit. If the right-hand side expression, जिसमें government expenditure and transfer payments minus taxes are more than zero, then the country has a government budget deficit. The expression in total then demonstrate that these two deficits are related to each other according to this accounting identity. Indeed, the difference between the government budget deficit and the trade deficit must be equal the difference between the private saving and investment. इसका मतलब क्या है कि अगर आपका ये गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है, ये आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसमें से आप इसको माइनस कर दें। अगर तो ऐसा होगा कि आपकी असल में यहाँ पे इम्पोर्ट ज़्यादा ना हो बल्कि एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, तो इधर डेफिसिट आ भी रहा है तो आपकी एक्सपोर्ट्स की अर्निंग जो होती है वो इस डेफिसिट को कवर कर लेंगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आपका ये जो डेफिसिट है इधर आपकी सेविंग माइनस इन्वेस्टमेंट में जो डिफरेंस है इससे कवर होना चाहिए। Mean once again the difference between the government budget deficit and the trade deficit must be equal to the difference between private saving and the investment. इसमें डिफरेंट ईयर्स का यूएसए का और चाइना का डाटा दिया हुआ है कि क्या करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट में कोई डिफरेंस है। ये मुख्तलिफ सालों का प्राइवेट सेविंग है एज ए परसेंटेज, इन्वेस्टमेंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। इसमें अक्सर सालों में दोनों में पॉजिटिव आ रहा है लेकिन किसी जगह पे ये नेगेटिव भी है। साथ नीचे चाइना का भी दिया हुआ है और यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये जो आइडेंटिटी है जब इस तरह से करके इसको लिखा जाता है इसको पढ़ लें कि जिन सालों में फॉर एग्जांपल इन 2008 द यूएसए हैज ट्विन डेफिसिट with a current account deficit of 4.7 of GDP and a government budget deficit of 4.2%, since these numbers are almost equal. मेन के ये चूंकि एक आइडेंटिटी है, जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये यूजुअली इक्वल ही होते हैं। वंस अगेन हाइलाइट्स किए हमारे इस टॉपिक की कि ट्विन डेफिसिट अकर, ट्विन डेफिसिट कब होता है व्हेन अ कंट्री हैज बोथ अ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड अ गवर्नमेंट budget deficit at the same time. Secondly, when twin deficit occurs, the sum of net private savings and the current account deficit must be equal to the government budget deficit. कि जब भी आपका ट्विन डेफिसिट एग्जिस्ट करता है तो आपकी जो टोटल है सम ऑफ नेट प्राइवेट सेविंग यानी कि एसपी में से आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट निकाल दें एंड द करंट अकाउंट डेफिसिट मस्ट बी इक्वल टू द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। ये इस तरह के जितने भी रिजल्ट है आप उस इक्वेशन को जब पीछे टाइप की है साइड चेंज करके लिखेंगे तो सारे रिजल्ट आपके सामने आ जाएंगे। The government budget deficit represent a use of funds drawn from the financial sector. A trade deficit represent a source of funds for the
financial sector. Private saving represents a source of funds for the financial sector. Private investment represents the use of funds drawn from the financial sector. किसी भी कंट्री का फाइनेंशियल सेक्टर जैसे बैंकिंग सिस्टम है, उसमें इन्वेस्टमेंट क्या है, वो फंड जो वहां से हम निकलवा लेते हैं, प्राइवेट सेविंग वो फंड जो वहां पे हम रखवा देते हैं। तो इन दैट केस आपकी मनी किस तरह से फ्लो करती है कि लोग अपनी सेविंग बैंक में रखवाते हैं, इन्वेस्टर वहां से लोन लेके उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इधर लिखा हुआ है कि अगर आपने जिस तरह से हमने सर्कुलर फ्लो डायग्राम को यहाँ पे ड्रा किया है, इसको हमने एक्सप्लेन किया है, उसके हिसाब से जो आपका a trade deficit represent a source of funds for the financial. Trade deficit mean कि आपके अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है और आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा है और आपकी एक्सपोर्ट्स जो होती हैं वो कम है, इन दैट केस जो आपकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है उनकी सेविंग्स जो होती हैं ज़्यादा होंगी, और वो सेविंग्स चूँकि अगर वो आपके फाइनेंशियल सेक्टर में रख पा रहे हैं तो उनके लिए इट विल बी अ सोर्स ऑफ फंड यूज ऑफ ये। लेकिन जो गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है उसको फुलफिल करने के लिए आप फाइनेंशियल सेक्टर से लोन लेते हैं तो ये क्या होगा, यूज ऑफ फंड्स। आगे यूएसए has run trade deficit for the past 7 years. China has almost run trade surplus and budget deficit in the past decade. It can be easily described as a high investment, high saving and low consumption country, China. जबकि यूएसए has trade deficit for the past 7 years. इसका मतलब क्या है कि it is a low investment, low saving and high consumption country. इस कंट्री में ट्रेड डेफिसिट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कंट्री का कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट पैटर्न क्या है। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन की हम टॉपिक कल स्टार्ट करेंगे बच्चों, करें अदरवाइज एंड पे ये आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।